हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं BSCG लेक्चर्स। तो आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने पढ़ाई का आनंद उठा रहे होंगे। तो हमने कल वायरल के स्टेप्स पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। यूनिट 2 हमारा कौन सा चल रहा था? यूनिट 2 चल रहा था। और यूनिट 2 में हम क्या पढ़ रहे थे? वायरसेस के की रेप्लिकेशंस के बारे में पढ़ रहे थे कि वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही क्लास, तो आपको जैसी क्लास सही है आप वैसी चीज़ें बता सकते हैं ताकि आपको थोड़ी अट्रैक्टिव लगे क्लास, है ना। मन करे कि वीडियो आप पूरा अंत तक देखें। मेरे को ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि आप लोगों में से कईयों को क्लास अट्रैक्टिव नहीं लग रही। तो पहली बात तो ये ग्रेजुएशन की क्लासेस हैं। ग्रेजुएशन की क्लास क्या ही अट्रैक्टिव होगी आपके लिए। आपको तो सिर्फ लेक्चर सुनना है ध्यान से। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होने वाला है। तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स या पासिंग मार्क्स भी लाने हैं, क्योंकि इग्नू जो है, इग्नू में पास होना कोई आम बात नहीं है। इग्नू में पास होने के लिए जिगरा चाहिए। जिगरा मीन्स बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल भी बुक्स को टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल भी किताबों को टाइम नहीं देते हैं। देन उनसे क्या होता है, पंक्चुअलिटी ना होने के कारण क्या होता है, लोगों को, बच्चों को लॉस होता है। लॉस ये होता है कि वो अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो सिंपल सी बात है कि जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वो लिखेंगे क्या है, तो है ना। तो उन्हीं व्यक्तियों के लिए, वैसे लोगों के लिए, और वैसे ना भी हो तो भी चलेगा, जो पढ़ने वाले हैं वो भी चलेगा, जो नहीं पढ़ रहे वो भी चलेगा। हमने लेक्चर को बिल्कुल आसान तरीके से, आसान लफ्ज़ों में बताया ताकि आप सभी लोगों को, हर तरह के लोगों को ये चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को दिक्कत होगी, लेकिन ये बात है कि आप कोई सा भी यूनिट अगर मेरे द्वारा पढ़ते हैं तो आप वहाँ से स्टार्ट करिए। जो पहला यूनिट रहता है, पहला पार्ट है उस वीडियो का, तो पहला पार्ट आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अगर किसी वीडियो के रिलेट में अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उसके लिए वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल उस वीडियो का लेक्चर तैयार करके दे सकता हूँ। बिल्कुल आपको एक कॉपी पेन के माध्यम से आपको बिल्कुल समझा सकता हूँ वो चीज़। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। क्लास बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली है। हाँ, बस आपको ध्यान देना है, चीज़ों पे ध्यान देना है। जहाँ जहाँ मैं बताता चलूँगा आपको बस ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ वायरल रेप्लिकेशंस की बात हो रही थी। तो स्टेप्स ऑफ वायरल रेप्लिकेशन में हमने 5 स्टेप्स के बारे में पढ़ना था। 5 स्टेप्स में से हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए। तो कौन कौन से थे वो 3 स्टेप्स? तो वो 3 स्टेप्स थे, ये देख लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप था, एक्सक्यूज मी, तो 3 स्टेप्स में पहला था अटैचमेंट। ओह नो, आई एम सॉरी, ये बैक क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने नया ट्राई करा है, देखते हैं बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए। ये इरेज़र अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, अटैचमेंट्स, यानी अटैचमेंट और एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग के बारे में पढ़ा। फिर अगला है बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। तो 3 स्टेप्स हमने पढ़ लिए। अगला बचा था असेंबली और रिलीज बचा था। तो इन क्लासेस में हम असेंबली और, बताइए, असेंबली और रिलीज के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस के असेंबल कैसे होता है और रिलीज कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिए थे, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं। और देन ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बायोसिंथेसिस में हमें पढ़ना था कि बायोसिंथेसिस बता दिया था ना मैंने, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के थ्रू जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से डिवाइड होता है ना। तो वही बात है कि अब वो डीएनए वायरस पे क्या लागू होता है ना।
तो डीएनए वायरस की जब बात करते हैं हम बायोसिंथेसिस, उसमें होता कैसे है, तो जनरली द जेनोमिक डीएनए ऑफ डीएनए वायरस इज रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, अब क्या होता है, वैसे वायरस जिनके पास डीएनए होते हैं, है ना, डीएनए होते हैं, उनको भी डीएनए चाहिए होता है रेप्लिकेशन के लिए। किसके रेप्लिकेशन के लिए? खुद के रेप्लिकेशन के लिए, वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए। एंड उसे कहाँ मिलेगा? वो न्यूक्लियस में मिलेगा। न्यूक्लियस में ही होता है ना, ह्यूमन बीइंग के सेल का डीएनए आपका कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में मिलेगा। तो न्यूक्लियस में, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में उन्हें मिलेगा। देन डीएनए वायरस फर्स्ट एंटर द होस्ट सेल्स। अब डीएनए वायरस क्या होगा बताइए? डीएनए वायरस जो होगा पहले क्या हो जाएगा? एंटर कर जाएगा होस्ट सेल में, है ना। डीएनए वायरस फर्स्ट क्या होगा? सबसे पहले एंटर करेगा किसमें? होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एंटर करेगा, हाँ, सो डैट दे कैन रेप्लिकेट एंड फॉर्म टू डॉटर स्ट्रैंड्स। और उसके बाद रेप्लिकेशन के बाद वो टू डॉटर स्ट्रैंड्स को प्रोड्यूस करेगा, है ना, रिप्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो टू डॉटर स्ट्रैंड्स को प्रोड्यूस करने के बाद द सेंट्रल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन वायरस इज सिमिलर टू सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस इन एनी सेल। अब ये जो सेंट्रल मैकेनिज्म होता है डीएनए का, है ना, जो सिंथेसिस करने के लिए वायरस जो सिंथेसिस करता है, तो बिल्कुल एकदम सेम मैकेनिज्म होता है जैसे कि डीएनए सिंथेसिस करता है कोई सेल किसी भी सेल के द्वारा अगर कोई डीएनए सिंथेसिस करा जाता है, तो वही सेम मैकेनिज्म फॉलो करता है हमारा वायरस रेप्लिकेट करने के लिए, हाँ। तो द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड रिक्वायर ए टेम्पलेट एन एंजाइम विच इज होस्ट सेल एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज टू और डीएनए पॉलीमरेज। तो जो सिंथेसिस जो होता है, मैं सिंथेसिस की बात कर रहा था, जो डीएनए सिंथेसिस होता है तो वो रिक्वायर क्या करता है? एक टेम्पलेट रिक्वायर करता है ना। तो एन एंजाइम्स विच इज ए होस्ट सेल बीइंग विच इज ए होस्ट सेल एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट। अब वो डीएनए किस पे डिपेंड होता है? डीएनए पॉलीमर्स में होता है ना, डीएनए पॉलीमर्स के डीएनए पॉलीमर्स में डिपेंड करता है, ठीक है। द डीएनए पॉलीमर्स uses DNA as template and nucleotides to form a new strand of DNA। अब DNA पॉलीमर्स जो होता है वो क्या करता है? DNA को एज ए टेम्पलेट यूज करता है एंड न्यूक्लियोटाइड्स को टू फॉर्म न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स को टेम्पलेट एंड न्यूक्लियोटाइड्स, तो वो नए जो स्ट्रैंड होते हैं ना आपके डीएनए के, तो वो नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए वो डीएनए पॉलीमर्स का यूज करता है। द कैप्सिड एंड अदर वायरल प्रोटीन आर सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल। और जो कैप्सिड होता है और वायरल प्रोटीन होता है, आर सिंथेसिस कहाँ सिंथेसिस होता है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल। वो साइटोप्लाज्म में होता है, किसके? होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। कौन सा? कैप्सिड मीन्स प्रोटीन एंड वायरल प्रोटीन वही जो आपका कहाँ सिंथेसिस होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, किसके? होस्ट के सेल के। These protein migrate to the nucleus where it assemble with the newly found viral DNA to nucleocapsid। अब ये प्रोटीन क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं, है ना, कहाँ पे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में माइग्रेट करके और वो क्या होते हैं? असेंबल होते हैं, किससे? वायरल के डीएनए से, टू फॉर्म द न्यूक्लियोकैप्सिड, है ना। आपका प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाता है? न्यूक्लियोकैप्सिड बनाता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो आपको साइटोप्लाज्म में आपका जो प्रोटीन तैयार होता है, कैप्सिड तैयार होता है, वो कहाँ चला जाता है? न्यूक्लियस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? न्यूक्लियस में। अगर मैं बोलूँ ये कोई सेल है, ये सेल है और यहाँ पे क्या है? एक ये न्यूक्लियस है, इसका क्या है? ये न्यूक्लियस है ये, ठीक है, न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस जो है, अब यहाँ पे क्या हुआ? इसके जो ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया, ये साइटोप्लाज्म एरिया है, तो साइटोप्लाज्म में क्या? यहाँ पे कैप्सिड तैयार हुआ, यानी प्रोटीन। अब प्रोटीन को न्यूक्लियोकैप्सिड बनना है यानी असेंबल होना है। प्रोटीन को किससे? डीएनए से असेंबल होना है, तो वो जाएगा किस साइड जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा, है ना। अब वो न्यूक्लियस में जाके क्या कर देगा? वो जाके उससे असेंबल हो जाएगा और क्या बना लेगा? न्यूक्लियोकैप्सिड बना लेगा। क्या बना लेगा? न्यूक्लियोकैप्सिड। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि न्यूक्लियोकैप्सिड किस तरीके से बनता है। तो बात यहाँ पे हुई न्यूक्लियोकैप्सिड की, तो मैंने न्यूक्लियोकैप्सिड बता दिया। न्यूक्लियोकैप्सिड देन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस अलोंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर इट्स रिलीज। पॉक्स वायरस इज एन एक्सेप्शन
as their components are synthesized in the cytoplasm of the host cell. अब ये न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, आपके न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के सामने ही बिल्कुल होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, और ER में जाके वो रिलीज हो जाता है। पॉक्स वायरस इज एन एक्सेप्शन, पॉक्स वायरस की बात करें तो वो एक एक्सेप्शन है, एज ऑल देयर कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं पॉक्स वायरस के, वो सारे कंपोनेंट्स कहाँ तैयार होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में, किसके, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। अब मैं RNA वायरस की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ RNA वायरस अकोर इन द होस्ट साइटोप्लाज्म एंड इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मेशन ऑफ mRNA एंड वायरल RNA मॉलिक्यूल्स। अब जो RNA का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो वो कैसे होता है, वो कहाँ पे होता है, वो होस्ट के साइटोप्लाज्म में होता है एंड इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मेशन, और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ mRNA, मैसेंजर RNA तैयार होता है, एंड वायरल RNA मॉलिक्यूल्स भी होता है प्रिपेयर, द एंजाइम्स RNA डिपेंडेंट ऑन RNA पॉलीमर्स। अब ये जो एंजाइम है वो किस पे डिपेंड करता है, RNA डिपेंडेंट होता है, किस पे होता है, RNA पॉलीमर्स पे डिपेंडेंट होता है। इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू RNA, ठीक है। अगर हमें नया RNA बनाना है तो RNA बनाने के लिए जो आपका वायरस का RNA है वो RNA पॉलीमर्स पे डिपेंडेंट होता है कि उसको होस्ट सेल पे कोई RNA पॉलीमर्स मिलेगा, देन वो क्या बनाएगा, नया RNA सिंथेसिस करेगा। RNA इज डिपेंडेंट ऑन RNA इज नॉट प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। अब आपको पता ही होगा, जब मैं होस्ट सेल की बात कर रहा हूँ तो होस्ट सेल में RNA जब नहीं होता है, इन्फेक्टेड होस्ट सेल में नहीं होता है, तो RNA में तो आपका डिपेंड नॉट प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड होस्ट सेल, जो कि आपका होस्ट सेल में RNA पॉलीमर्स नहीं होता है। So are encoded by the virus are either transported into the cell at the time of infection or are synthesized very soon after infection has begun। अब वो क्या करता है कि सो आर इनकोडेड बाय द वायरस। अब वो क्या होता है भाई, RNA आपका नहीं है जब उस होस्ट सेल में, तो वो RNA क्या कर लेगा, सिंथेसिस कर लेगा, एंड आर आइदर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, और सिंथेसिस करके क्या कर लेगा, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर लेगा, एंड द टाइम ऑफ इन्फेक्शन, जब जैसे ही वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा, देन वो क्या करेगा, सिंथेसाइज वेरी सुन आफ्टर द इन्फेक्शन हैज बिगन। जैसे ही सिंथेसाइज हो जाएगा देन वो क्या होगा, रेप्लिकेशन या इन्फेक्शन की बात करो वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिक्वेंटली द पॉलीमर्स इन्वॉल्व इन RNA रेप्लिकेशन आर रेफर्ड टू एज रेप्लिकेसेस। अगर मैं बात करूँ, फ्रिक्वेंटली बात करूँ पॉलीमर्स की, तो इन्वॉल्व होता है किसमें, RNA रेप्लिकेशन में, आर रेफर्ड एज रेप्लिकेज, उन्हें क्या कहते हैं, रेप्लिकेसेस कहते हैं। टू डिफ्रेंशिएट देन फ्रॉम द पॉलीमर्स एंड इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। अब ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करने की बात मैं बताऊं तो पॉलीमर्स जो होता है इन्वॉल्व होता है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। DNA RNA का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें इन्वॉल्व का क्या होता है, पॉलीमर्स इन्वॉल्व होता है। हाउएवर बोथ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय द सेम एंजाइम एग्जिबिटिंग डिफरेंट सिंथेटिक एक्टिविटीज एट डिफरेंट टाइम्स इन द इन्फेक्शियस साइकिल। तो मैं अगर बोथ प्रोसेसेस की बात करूं, और जो कैरी आउट होता है जो सेम एंजाइम एग्जिबिट करने के लिए, डिफरेंट सिंथेटिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो एट डिफरेंट टाइम और अलग अलग समय पे इन द इन्फेक्शियस साइकिल, तो क्या होता है, टू स्टडी द बायोसिंथेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब हम किसी जेनेटिक मटेरियल के बायोसिंथेसिस को स्टडी करते हैं तो 3 रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ 1 DNA वायरस। अगर एक DNA वायरस की बात बताऊं तो 3 उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, 1 RNA वायरस एंड 1 RNA वायरस, है ना। तो विच रेप्लिकेट्स विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स आर बीइंग इलस्ट्रेटेड। अब वो क्या होगा भाई, रेप्लिकेट करेगा ना, रेप्लिकेट करने के लिए क्या करना होगा, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। यदि आपके पास RNA प्लस में है तो उसको RNA माइनस में बनना होगा, देन आफ्टर DNA में कन्वर्ट होना होगा, है ना, या फिर mRNA में कन्वर्ट होना होगा। नेगेटिव वाला जो होता है डायरेक्ट mRNA में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, या पॉजिटिव DNA होगा सिंगल स्ट्रैंड, तो वो क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। हमने पढ़ा है ये चीज़ हमने पढ़ा है। तो अब कहाँ पढ़ा था, क्लास शायद क्लास 6-7 में पढ़ा था, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, है ना, उसी के क्लास में पढ़ा था।
तो क्लास 1 जो है वो बताता है कि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएस वायरसेस जो होते हैं, हैविंग डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, या मैं बात करूँ एडिनो वायरसेस की बात करूँ, या हर्पस वायरस की बात करूँ, या पॉक्स वायरस की बात करूँ, ये सारे आपके क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस होते हैं। इन द न्यूक्लियस द डीएनए ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएस की मैं बात करूँ, डीएनए वायरसेस इज यूज्ड फॉर 2 थिंग्स। डीएनए वायरस क्या होते हैं, 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, है ना। वन एज ए टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशन, पहला जो होता है उनका टेम्पलेट की तरह यूज़ होता है डीएनए वायरस का, और दूसरा जो होता है एज ए टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा क्या होता है, पहला होता है टेम्पलेट किस लिए यूज़ करते हैं, रेप्लिकेशन के लिए, और दूसरा टेम्पलेट किस लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। बात आ रही है ना समझ में, क्या बनाने के लिए, mRNA बनाने के लिए, है ना, मैसेंजर आरएनए। द मैसेंजर आरएनए या mRNA इन फॉर्म्ड ऑन एंट्री ऑफ द वायरस इनटू द सेल कॉल्ड अर्ली mRNA। जब क्या होता है कि mRNA जो फॉर्म होता है एंट्री ऑफ द वायरस इनटू द सेल, जब सेल एंटर करता है तब mRNA जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्ली mRNA कहते हैं। दीज अर्ली mRNA मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन। अब ये जो अर्ली mRNA है मॉलिक्यूल है, ये क्या होता है, यूज एज ए क्या होता है, टेम्पलेट की तरह यूज करा जाता है, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ट्रांसलेशन, प्रोटीन का ट्रांसलेशन करने के लिए। These proteins helps the viruses is taking over the controlling the host cells machinery। अब ये प्रोटीन जो होते हैं आपके, जिनके द्वारा वायरस के द्वारा जो सिंथेसिस किया जाता है, ये क्या करते हैं, मदद करते हैं किसमें, वायरस को पूरे के पूरे होस्ट सेल की मशीनरी को कंट्रोल करने में। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे होता है, हाँ आपको तो मालूम ही होगा, इस तरीके से हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर होता है। तो मैं इसी की बात कर रहा था। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए mRNA का, जैसे अर्ली mRNA जो कहा गया है, फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज रेप्लिकेटेड यूजिंग द होस्ट सेल्स डीएनए पॉलीमर्स। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है ना वायरस का, इज रेप्लिकेट यूजिंग द होस्ट सेल के डीएनए के पॉलीमर्स को यूज करता है। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन हैज अकॉर्ड, जब डीएनए रेप्लिकेशन अकोर होता है, देयर ए लॉट ऑफ न्यूली मेड वायरल डॉटर, और जब उसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, लॉट ऑफ न्यूली मेड वायरल डॉटर्स बन जाते हैं ना, वायरल डॉटर आता है। डीएनए विच आर नाउ अवेलेबल एज टेम्पलेट फॉर mRNA। अब जो डीएनए आपके पास अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है, वो क्या होगा, एज ए टेम्पलेट यूज होगा, क्या बनाने के लिए, mRNA सिंथेसिस करने के लिए, है ना। द mRNAs formed after viral replication, viral DNA replication has occurred are called late mRNAs। अब जो लास्ट में जो आपका फॉर्म हुआ, क्या, वायरल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, है ना, वायरल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो अकोर हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा, mRNA। कौन सा mRNA, लेट mRNA। जो सेल के अंदर ही घुसते हुए जो mRNA जो कंपोज हुआ था, कंपोज कह रहा हूँ, सिंथेसिस हुआ था, तो वो हमारा क्या, अर्ली आरएनए कहला रहा था। देन क्या हुआ, बाद में जो रेप्लिकेशन के लिए जो हमारा टेम्पलेट बना, टेम्पलेट से mRNA जो बना, तो देन वो क्या है, mRNA लेट mRNA कहलाया। द लेट mRNAs आर द ट्रांसलेटेड टू फॉर्म स्ट्रक्चरल प्रोटीन। हाँ, अब लेट mRNA क्या होता है, किस लिए ट्रांसलेट होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने के लिए। दिस स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर यूज्ड टू कैप्सुलेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है, इसको डीएनए वायरस जो है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, उनको एनकैप्सुलेटेड करने, एक कैप्सूल के अंदर भरने का काम करता है ये वाला प्रोटीन, है ना, बिल्कुल कोटेड कर देता है, उसको घेर लेता है वो प्रोटीन। द न्यूली रेप्लिकेशन dsDNA इज देन एनक्लोज्ड विद इन द प्रोटीन कैप्सूल। अब जो ये नया रेप्लिकेशन जो हुआ dsDNA जो है, इज देन एनक्लोज्ड, कब बंद हो जाता है ये, विद इन द प्रोटीन कैप्सूल में जाके वो बंद हो जाता है ना, बताया ना अभी मैंने, यहाँ पे प्रोटीन कैप्सूल में क्या होता है, बंद हो जाता है। द प्रोटीन कैप्सूल विद न्यूली रेप्लिकेटेड dsDNA देन मूव्स टू द साइटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटीन कैप्सूल है, ये क्या होता है, न्यूली रेप्लिकेटेड dsDNA के साथ मूव कर जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, टू बी रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल। अब क्या होगा, होस्ट सेल से निकलने के लिए तो सिंपल सी बात है, पहले न्यूक्लियस से निकलेगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में आएगा, देन उसमें क्या होगा, लाइसिस होगा यानी ब्रस्टिंग, या फिर दूसरा प्रोसेस भी है, बहुत सारे प्रोसेस हैं,
फ्यूज़न के थ्रू या एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी वो बाहर निकल जाता है। ये पूरा का पूरा चार्ट है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ क्या है, डीएनए वायरस, वायरस डीएस है ना, ये आपका जो है वायरस डीएस डीएनए वाला है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला है। यहाँ पे क्या होता है, ये पहले एमआरएनए सिंथेसिस करता है, फिर रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है, फिर क्या होता है डीएस डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए, प्रोजेनी ऑफ वायरस बनाने के लिए, और दूसरा एमआरएनए क्या होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए बनता है लास्ट में वो लेट प्रोटीन कहलाता है, या फिर लास्ट में जो कि कवर करता है ना, उसको क्या नाम, जेनेटिक मेटल को कवर करने का काम करता है, और ये अर्ली प्रोटीन कहलाता है, और इसे अर्ली एमआरएनए भी कहते हैं। अगला जो है क्लास 4 कंटेन वायरसेस विद एसएसआरएनए जीनोम ऑफ द सेम पॉजिटिव सेंस एज एमआरएनए एंड विच कैन बी ट्रांसलेटेड, जैसे पिकोर्ना वायरस या टोगा वायरस की बात करें, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम से बने हुए होते हैं, ये वायरस कंटेन करते हैं ये जेनेटिक मटेरियल जो है। तो द सेम पॉजिटिव सेंस एज एमआरएनए, पॉजिटिव सेंस एमआरएनए एज ए मैसेंजर आरएनए जो है विच कैन बी ट्रांसलेटेड, जिसे ट्रांसलेट कर देते हैं। अब देखिए क्या है, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस रेप्लिकेशन वायरल आरएनए एक्ट्स एज ए एमआरएनए। अब मैं पॉजिटिव सेंस आरएनए की बात करूं तो ये क्या किस तरीके से एक्ट करेगा, हाँ ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एमआरएनए की तरह एक्ट करेगा। आपका नेगेटिव होता तब उसमें क्या होना पड़ता, उसमें ट्रांसक्रिप्शन करवाना पड़ता, देन उसके बाद एमआरएनए बनता। देन ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आपका आरएनए है वो ऑटोमेटिकली एमआरएनए की तरह एक्ट करेगा। द वायरल आरएनए बाइंड्स टू द होस्ट सेल्स राइबोसोम्स एंड ट्रांसलेटेड इनटू अर्ली प्रोटीन। अभी वो क्या हो जाएगा, वो आरएनए डायरेक्टली जाएगा जाके राइबोसोम्स के साथ बाइंड कर लेगा और क्या होगा ट्रांसलेट कर लेगा प्रोटीन को। प्रोटीन क्या होगा, और जो प्रोटीन कहलाएगी वो अर्ली प्रोटीन कहलाएगी है। वन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इज द वायरल रेप्लिकेज और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर्स। अब ये जो है अर्ली प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस जो होने के बाद क्या होगा, वायरल रेप्लिकेज करेगा किस, आरएनए वायरस, आरएनए डिपेंडेंट किस पे होगा, आरएनए पॉलीमर्स पे डिपेंडेंट होगा ना, तो इस तरीके से सिंथेसिस करेगा। द वायरल रेप्लिकेज यूजेस आरएनए एज ए टेम्पलेट। वायरल रेप्लिकेशन में क्या है, रेप्लिकेज जब करता है तो आरएनए किस तरीके से यूज करा जाता है उनके द्वारा, आरएनए एज ए टेम्पलेट यूज करा जाता है, मेक मोर आरएनए, और भी बहुत सारे आरएनए बनाने के लिए आरएनए जो होता है उसके पास वो एज ए टेम्पलेट यूज करता है। पॉजिटिव स्टैंड या स्ट्रैंड आरएनए सर्व्स एज टेम्पलेट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फुल लेंथ नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए। अभी जो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है उसे सर्व करना है एज ए टेम्पलेट, तो उसके लिए क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फुल लेंथ नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए बनाना होगा, हाँ सिंथेसिस करना होगा। द पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए टुगेदर फॉर्म ए डबल स्ट्रैंड आरएनए रेलिकेटिव कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होगा, पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए और नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए जब एक साथ आएंगे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हैं। द न्यूली मेड द नेगेटिव सेंस आरएनए, अब जो नया जो ये नेगेटिव सेंस आरएनए बना है सर्व करेगा एज ए टेम्पलेट किसके लिए, तो सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए बनाने के लिए, है ना। नेगेटिव आरएनए क्या होगा, ट्रांसक्रिप्ट होगा, देन उसके बाद क्या बनेगा, पॉजिटिव आरएनए बनेगा। पॉजिटिव आरएनए दिस सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ पॉजिटिव सेंस, अब ये जो अकेला जो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड है आरएनए आर द यूज्ड एज मैसेंजर आरएनए द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या होगा कि आपका जो पॉजिटिव सेंस वाला जो आरएनए होता है ना वो आपका किस तरीके से वर्क करता है, आपका एमआरएनए की तरह वर्क करता है। एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए, है ना, मैसेंजर आरएनए की तरह वर्क करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एमआरएनए है ये वाला ये मैसेंजर आरएनए की तरह वर्क करता है, किस लिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने के लिए, है ना। अब ये वायरसेस की बात करूं पॉजिटिव सेंस, ये देखिए वायरस में पॉजिटिव सेंस वाला आरएनए था, सिंगल स्ट्रैंड वाला था, तो सिंगल स्ट्रैंड वाला क्या हुआ, वो पॉलीप्रोटीन बनाता है रेगुलेटरी, तो कैसे कैसे बनाता है ये देखिए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पॉजिटिव आरएनए बनाता है, नेगेटिव आरएनए से पॉजिटिव आरएनए, फिर प्रोजेनी ऑफ वायरस, रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये पूरा का पूरा ये एक तरीके से चार्ट है, आप भी इसको देख के समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड एसएसआरएनए इन क्लास 4th वायरसेस। अब मैं क्लास 5 की बात करूँ तो वायरस डेट हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम होता है विच विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और वो क्या कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करके खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डीएसडीएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में
क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन फॉर्म mRNA, और क्या बना लेते हैं, जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में जब कन्वर्ट हो जाते हैं वो, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, mRNA यानी मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं। ये कौन सा वायरस होता है, तो रेट्रोवायरस होता है आपका। An important element of replication of retrovirus is an enzyme called the reverse transcriptase। अब जो आपका रेट्रोवायरस है वो, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है रेप्लिकेशन के लिए, तो वो उसके पास एक एंजाइम बनाता है, वो कोडेड एंजाइम होता है। जैसे ये होस्ट सेल के अंदर जाता है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिलीज कर लेता है बाय द होस्ट सेल, हाँ, वो उसके मशीनरी से रिलीज कर लेता है। आफ्टर इन्फेक्टिंग ए सेल, जब वो सेल को इन्फेक्ट कर लेता है, द वायरस सिंथेसिस वायरल डीएनए फ्रॉम द वायरल यूटिलाइजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यानी है कि वायरस जो सिंथेसिस करेगा वायरल डीएनए फ्रॉम वायरल आरएनए से, तो यूटिलाइजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसको क्या करना होगा, यूटिलाइज कैसे करना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूटिलाइज करना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूटिलाइज करना होगा, यूज करना होगा। The process by which DNA is copied from an RNA template is known as reverse transcription। अब ये जो प्रोसेस है ना डीएनए का कॉपी करना फ्रॉम एन आरएनए, आरएनए से हम जब डीएनए को कॉपी करते हैं तो ये जो आरएनए होता है टेम्पलेट होता है, तो यही जो आपका क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है ना। आरएनए टेम्पलेट से हम क्या होते हैं उसके यानी डीएनए इज कॉपीड फ्रॉम ए आरएनए, है ना। आरएनए टेम्पलेट से हम क्या करते हैं, डीएनए को कॉपी करते हैं, तो यही हमारा कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से हम क्या बना रहे हैं, डीएनए बना लेते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल या क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है। तो वायरल जीनोमिक आरएनए सर्व्स एज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डीएनए कॉपी। अब जो ये आरएनए जीनोमिक सर्व्स है, ये किस तरीके से करता है, एज ए टेम्पलेट सर्व करता है, किसके लिए बनाने के, डीएनए को कॉपी करने के लिए। दिस प्रोड्यूस एन बाय एन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर्स, सॉरी डीएनए पॉलीमर्स। ये किससे होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए डिपेंडेंट यानी आरएनए पे जो डिपेंडेंट होता है, जो डीएनए पॉलीमर्स जो होस्ट सेल पे होता है, तो वो डिपेंडेंट जो होता है वो किसके प्रोड्यूस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टल विच इज द पार्ट ऑफ द वायरस एंड एंटर्स द होस्ट सेल विद इन द वायरस। वो क्या होता है, पार्ट होता है किसका, वायरस का पार्ट होता है। और क्या होता है, जब होस्ट सेल में एंटर करता है तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, डीएनए पॉलीमर्स को आरएनए जो है आपका टेम्पलेट वो डीएनए पॉलीमर्स में चेंज करने का काम करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देन माइग्रेट टू द न्यूक्लियस। अब क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है ना आपका, वो कहाँ माइग्रेट कर जाता है, न्यूक्लियस में माइग्रेट कर जाता है एंड इंटीग्रेट्स विद द होस्ट सेल। और वो किससे जुड़ जाता है, जाके होस्ट सेल से जुड़ जाता है। दिस इंटीग्रेटेड डीएनए में आइदर रिमेन साइलेंट, ठीक है, ये जो डीएनए जो है जो इंटीग्रेट होता है किससे, होस्ट सेल के जीनोम से, तो वो क्या होता है, में आइदर क्या होता है, रिमेन साइलेंट होता है, और भी ये ट्रांसक्रिप्ट इनटू आरएनए। और वो क्या होता है, जब जुड़ता है ना तो देन क्या हो जाता है, वो ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है किसमें, आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है। द ट्रांसक्राइब्ड आरएनए में बी फुल लेंथ आरएनए और शॉर्टर। द शॉर्टर आरएनए सर्व्स एज टेम्पलेट। जो शॉर्टर आरएनए होता है आपका टेम्पलेट की तरह यूज होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ एक्सेसरी एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है, उसके जो एक्सेसरीज होते हैं एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने के लिए, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फुल लेंथ आरएनए किसमें ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है, पैकेजिंग इनटू फॉर्मिंग वायरस, ठीक है, वो पैकेजिंग के लिए यूज हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपके रिसेप्टर्स हैं, ये देखिए ये आपके रिसेप्टर्स हैं, है ना, ये आपके रिसेप्टर्स हैं। और ये क्या है, वायरस एड्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे किसके द्वारा, ये को रिसेप्टर्स है, ये देखिए ये सारे को रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे किस तरीके से बर्डिंग है। तो कुल मिला के ये देखिए, मैं यहाँ बात कर रहा था कि वायरस के जो स्पाइक्स हैं ये क्या करते हैं, ये देखिए इसमें आ रहे हैं, रिसेप्टर्स के क्लोज आ रहे हैं, देन वो क्या करते हैं, वो उसे कैरी कर लेते हैं, और वो क्या होते हैं, बाद में वो खींचने लगते हैं उसे, है ना, खींचने लगते हैं। तो देन क्या होता है, उनका जो ऊपर का जो ये होता है प्रोटीन लेयर होता है बाहर ही रह जाता है, और अंदर में क्या चलता है, जेनेटिक मटेरियल चल जाता है, पेनेट्रेट हो जाता है। पेनेट्रेट होने के बाद अनकोटिंग हो चुका है, पेनेट्रेशन एंड अनकोटिंग साथ साथ हो गया। अब ये वायरस आरएनए प्रोटीन जो है, यहाँ से देखिए ये आरएनए वायरस का जो आरएनए है और प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन, वो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ देखिए ये क्या, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इधर हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसका हो रहा है डीएसडीएनए का हो रहा है। अब ये डीएसडीएनए जो होगा वायरल डीएनए के होस्ट डीएनए के साथ जुड़ रहा है ना, सॉरी
ये है आपका DSDNA है वायरस का, वो उसी को वायरल डीएनए कह रहे हैं हम। तो वायरल डीएनए होस्ट सेल के साथ, होस्ट डीएनए के साथ बाइंड होता है और उसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसमें ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये क्या बना लेता है, मैसेंजर आरएनए बना देता है। सारी कोडिंग तो इसी के पास है, सारे के सारे स्ट्रक्चर फार्मूला सब चीज़ इसी के पास है। तो ये इस तरीके से क्या बना लेता है, mRNA बना लेता है। बाद में ये देखिए ट्रांसलेट होके क्या बनाता है, प्रोटियोलाइटिक प्रोसेस होता है ना, प्रोटियोलाइटिक प्रोसेस बाय वायरल प्रोटेस, उसमें जो कैप्सिड आपका निकल जाता है। तो यहाँ पूरा का पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पेनिट्रेट हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो मैं बात करूँ, द रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी ऑफ वायरसेस इज डिफरेंट, ठीक है। रेप्लिकेशन जो होता है वायरस में, अलग अलग वायरस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द जेनेटिक मैटर, और वो किस पे बेस्ड करते हैं, जेनेटिक मैटर पे बेस्ड होते हैं, है ना। जेनेटिक मैटर पे बेस्ड होते हैं वायरल के रेप्लिकेशन। जेनेटिक मैटर प्रेजेंट इन द वायरस। अब यहाँ पे देखिए समराइज कर रखा है, पहले क्लास 1 का डीएनए है, यहाँ एमआरएनए में डायरेक्ट क्या होता है, एमआरएनए में चेंज हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, अभी मैं आपको पेन की सहायता से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका जो डीएनए है, ये क्लास फर्स्ट आप देख रहे हैं। क्लास फर्स्ट क्या हो रहा है, डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट हो जा रहा है, ट्रांसक्रिप्ट हो जा रहा है। अगर मैं बात करूँ डीएनए प्लस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की बात करूँ, और क्या हो, पॉजिटिव सेंस में हो, तो उसको होने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सक्यूज में, उसको होने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको सबसे पहले क्या बनना पड़ता है, ये देखिए, डीएनए डुअल स्ट्रैंड डीएनए में चेंज होना पड़ता है। क्या होगा, सबसे पहले डुअल स्ट्रैंड डीएनए में ट्रांसक्राइब्ड होगा। डुअल स्ट्रैंड डीएनए में ट्रांसक्राइब्ड होने के बाद क्या होगा, वो एमआरएनए में चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद किसका नंबर आता है, हमारा क्लास 3 का नंबर आता है। क्लास 3 का नंबर जो आता है यहाँ पे, आरएनए जो है आपका, ये क्या होगा, डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई से भी सेंस में हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में ही होते हैं ना वो। आइए देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव आरएनए, तो पॉजिटिव आरएनए को सबसे पहले क्या होगा, नेगेटिव आरएनए में ट्रांसक्रिप्टेज होना पड़ेगा। और जब नेगेटिव आरएनए में ट्रांसक्रिप्टेज हो गया तो ये एमआरएनए में ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा। अगली मैं बात करूँ नेगेटिव सेंस की आरएनए की बात करूँ, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एमआरएनए। मैंने बता रखा है आपको कि जो नेगेटिव सेंस में आरएनए होता है वो डायरेक्ट एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्टाइज हो जाता है, ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है। हाँ, अब फिर उसके बाद आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आता है, तो ये आता है आपका क्लास 5 में आता है। ये क्लास 5 में क्या है, ये पॉजिटिव सेंस में आरएनए है, वो क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए इस तरीके से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होकर डायरेक्ट क्या होता है, ये डीएनए पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। किसमें, डीएनए पॉजिटिव में चेंज होकर देन उसके बाद एमआरएनए में चेंज होता है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से अलग अलग क्लास में, अलग अलग क्लासिफिकेशन में अलग अलग तरीके से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ये बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन आपका जो है, पहले मैं ये बता दूं कि क्लास 7 में क्या होता है। क्लास 7 में ये देखिए डीएनए है, डीएनए पॉजिटिव डीएनए है, और ये डीएनए क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका पॉजिटिव सेंस, सॉरी, डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, डुअल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। देन डीएनए में कन्वर्ट हो गया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एमआरएनए में चेंज हो जाएगा। तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन इस चार्ट के द्वारा बिल्कुल आप समझ सकते हैं। इस चार्ट के द्वारा आप बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एमआरएनए क्या होता है, बाद में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये देख रहे हैं, ये प्रोटीन, एमआरएनए क्या करता है, बाद में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आप बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को बिल्कुल रट जाइए। आपको कोई सा भी हायर ऑर्गेनिज्म का या किसी भी वायरस की मैं बात करूं, वायरस को आपको समझना है तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन आपको आ गया तो आप किसी भी टाइप का वायरस हो उसके आप क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे ट्रांसक्रिप्टेज हो रहा है, उसमें आपको कोई सी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट दे रखा है, इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आप इसको खुद से करिएगा, है ना। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये वाला फ्लो चार्ट आपको बता दूंगा। अगला है मैच्योरेशन एंड असेंबली। मैच्योरेशन एंड असेंबली की बात करूँ तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन असेंबली ऑफ द वायरल कंपोनेंट टेक प्लेस इन द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। अब वो क्या होता है, जब असेंबल हो रहा होता है वायरल कंपोनेंट्स का किसमें, तो वो क्या होता है, कुछ प्लेस घेरता है, कहाँ पे, सेल साइटोप्लाज्म में प्लेस घेरता है। द असेंबली प्रोसेस इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो असेंबली जो होता है
असेंबलेशन होता है या असेंबली होता है किसका, वायरल के कंपोनेंट्स का, तो उसमें इन्वॉल्व जो होता है क्या क्या होता है, वायरस इनकोडेड प्रोटीन, जो वायरस द्वारा जो इनकोड करा जाता है प्रोटीन है ना, एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन बनाया जाता है, मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि सिंथेसाइज होता है कहाँ, होस्ट सेल में। तो ये क्या होता है, नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर वायरस एट ए पर्टिकुलर साइट। अब किसी पर्टिकुलर साइट में मैच्योर वायरस को क्या है, फॉर्मेशन करने के लिए, बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सम वायरसेस देयर इज एडिशनल एस्पेक्ट व्हेन असेंबली takes place in the न्यूक्लियस एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म हैव टू मूव टू द न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि कुछ वायरस जो होते हैं उसमें कुछ एडिशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी मैं बात करूं कि उसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है और साइटोप्लाज्म में जाके मूव हो जाता है, क्या न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में मूव हो जाता है ना, आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये देखिए यहाँ पे जो आपका जो दे रखा है ये टेल असेंबली है, यहाँ देखिए ये टेल असेंबली है, ये टेल है आपका, ये बेस प्लेट कहलाता है आपका। और इस तरीके से ये क्या है, टेल कोर एडेड होता है, यहाँ पे टेल कोर एडेड होता है। देन उसके बाद क्या होता है, सीथ कोर एंड सीथ कोर अराउंड आता है, इसके टेल कोर के आगे ऊपर ऊपर सीथ कोर घेरता है। और देन उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद होता है कि ये देखिए मैच्योर फेस तैयार होता है, मैच्योर फेस तैयार होता है। मैच्योर फेस कैसे तैयार होता है, ये देखिए यहाँ पे इस तरफ से क्या होता है, हमारा हेड तैयार होता है, क्या होता है, हेड तैयार होता है, हेड असेंबल होता है। फिर उसके डीएनए पैकेजिंग होता है उसके, है ना, इनसाइड हेड है ना, डीएनए पैकेजिंग है। और ये ऊपर कवर चढ़ जाता है, ये देखिए इस तरीके से कवर चढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये टेल फाइबर है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारे क्या है, टेल फाइबर है। और ये क्या है, ये जाके सीथ जो है, सीथ एडेड है अराउंड कोर, तो ये जाके सीथ के साथ इस तरीके से जाके मर्ज हो जाता है। और उसके बाद ये मैच्योर फेस जो है आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, ये मैच्योर फेस कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं अगर बात करूं तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या है, ये आपके टेल्स हैं, या बहुत सारे टेल्स इस तरीके से बन जाते हैं और देन वो जाके सिंपली जाके इससे जुड़ जाते हैं। ये हमारा क्या है, फेस बैक्टीरिया, क्या है, फेस बैक्टीरिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या है, फेज असेंबली सिंप्लीफाइड स्कीम। तो ये चीज़ आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से ये जो आपका फेज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैं बात करूँ, असेंबली ऑफ वायरस टेक्स प्लेस मेनली बाय 3 मैकेनिज्म। अब कोई भी वायरस जो है असेंबल होता है, क्या उसके पीछे 3 मैकेनिज्म वर्क करती है, क्या करती है, 3 मैकेनिज्म वर्क करती है। तो पहला मैकेनिज्म है, पहला मैकेनिज्म कह रहा है कि जो द वेरियस कंपोनेंट्स कंबाइन इन स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म पार्टिकल्स इन प्रोसेस इज सेल्फ असेंबली। जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस, अपने आप कंबाइन होते हैं फ्रॉम ए पार्टिकल, और क्या होते हैं, और वो जाके वो खुद असेंबल भी कर लेते हैं अपने आप को। दूसरा होता है इन सम वायरसेस, स्पेसिफिक वायरस जो होता है, कुछ जो सम वायरसेस होते हैं, स्पेसिफिक वायरस में क्या होता है, एनकोडेड प्रोटीन विच आर नॉट पार्ट ऑफ, जो कि वो पार्ट नहीं होते, किसके नहीं पार्ट होते बताइए, विच आर नॉट पार्ट ऑफ वायरस स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट रिमूव द असेंबली टेक्स प्लेस। वो वायरस के क्या होते हैं, पार्ट नहीं होते प्रोटीन, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, वायरस स्ट्रक्चर जो होता है फर्स्ट रिमूव हो जाता है, देन असेंबली टेक्स प्लेस, देन उसमें क्या होता है, असेंबलेशन जो होता है टेक्स प्लेस होता है। आफ्टर देखिए क्या है, तीसरा हमारा आता है, तीसरा है हमारा वायरस पार्टिकल्स। मैं अगर बात करूं, वायरस पार्टिकल में ऑल्सो भी असेंबल फ्रॉम प्रिकर्सर प्रोटीन। वायरल पार्टिकल जो होता है मे बी असेंबल्ड किसके द्वारा होता है, प्रिकर्सर प्रोटीन के द्वारा होता है। अब ये प्रिकर्सर प्रोटीन क्या होता है, या तो प्रो प्रोटीन होगा या फिर प्रो पेप्टाइड्स होगा। एन इनएक्टिव प्रोटीन, अगर मैं इनएक्टिव प्रोटीन की बात करूं, यानी वो पेप्टाइड होगा, डेट कैन बी टर्न इनटू द एक्टिव फ्रॉम माय पोस्ट बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के थ्रू। वो क्या होता है, पहले ही जाके वो ट्रांसक्राइब हो जाता है, मतलब वो प्रो प्रोटीन होता है ना आपका, पेप्टाइड्स में बदल जाता है, विच आर देन मॉडिफाइड यूजुअली प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज की बात करो फॉर असेंबली टू टेक प्लेस, ठीक है, असेंबली के लिए जो होता है ना प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ज़रूरी होती है, देन तभी तो जाके उसके साथ प्रोटीन वगैरह जुड़ता है आपका, किसका, डीएनए वायरस, ये मतलब जेनेटिक मटेरियल में प्रोटीन लेयर जुड़ता है। अब क्या है, फाइनल स्टेप्स की बात बताऊं तो असेंबली फॉर एनवेलप्ड वायरस इज द एक्यूजेशन ऑफ द एनवेलप बाय सिंथेसिस ऑफ एनवेलप प्रोटीन एंड इनकॉर्पोरेशन इन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
फाइनल स्टेप है जो कि असेंबली होने के बाद एक बार तो क्या होता है, एनवलप चढ़ जाता है वायरस के ऊपर। फिर क्या होता है, एक्विजिशन बाय द एनवलप बाय सिंथेसिस ऑफ एनवलप। एनवलप होता है प्रोटीन का एनवलप बनता है एंड इट्स इनकॉर्पोरेटेड इन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक, और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक में होता है ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब देखिए अगला क्या आता है हमारा पांचवा। अब हमने क्या देख लिया कि ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस जो था हमने पढ़ लिया, समझ लिया। डीएनए आरएनए वायरस में अगला प्रोसेस आता है हमारा रिलीज आता है। क्या होता है, रिलीज होता है। तो वायरस रिलीज कैसे होता है, तो वायरस आर रिलीज एज ए रिजल्ट ऑफ लाइसिस। क्या होगा, वायरस तभी रिलीज होगा जब उसमें लाइसिस होगा, यानी ब्रस्टिंग होगा। ब्रस्टिंग यानी फूट जाना। क्या होता है, फूट जाना। फूट के सेल क्या होगा, डेड सेल हो जाता है, और बाय बडिंग, या तो बडिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, यानी एक्सोसाइटोसिस भी हम कह सकते हैं, फ्रॉम द होस्ट फ्यूजन, होस्ट सेल सॉरी। तो सेल लाइसिस की बात करें तो फॉर लाइक्टिक वायरस की बात करें तो सम एनवलप्ड एंड नेक्ड वायरस, कुछ क्या होते हैं, एनवलप्ड होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, नेक्ड वायरस होते हैं, है ना। तो द रिलीज इज सिंपल प्रोसेस, उसका रिलीज होना एक सिंपल प्रोसेस होता है। द इन्फेक्टेड सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स द विच रिजल्ट्स द सेल लाइसिस एंड रिलीज ऑफ द वायरस। इन्फेक्टेड सेल क्या करते हैं, मेम्ब्रेन से वो रप्चर हो जाते हैं, विच रिलीज इन द सेल लाइसिस, और वो सेल लाइसिस में चला जाता है, एंड रिलीज ऑफ द वायरस, और वो वहाँ से वायरस के प्रोजेनिस क्या होता है, रिलीज होता है। सेल लाइसिस यानी सेल का फूट जाना, डेड हो जाना। होस्ट सेल क्या हो जाता है, मर जाता है। एंटायर होस्ट मैक्रोमोलिकुलर सिंथेटिक इज स्टॉप्ड। अब मैक्रोमोलिकुलर सिंथेसिस जो है स्टॉप हो जाता है। ओनली वायरल न्यूक्लिक एसिड्स एंड वायरल प्रोटीन्स आर सिंथेटाइज, और क्या होता है, सिर्फ वायरल न्यूक्लिक एसिड और वायरल प्रोटीन ही सिंथेटाइज हो पाता है। एज ए रिजल्ट सेल डेथ, और जब सेल मर जाता है तो सब्सिक्वेंटली लाइसिस अकोर रिलीजिंग द वायरसेस, है ना। तो आपका जो सेल डेथ होने के बाद क्या होता है, लाइसिस होता है, और क्या होता है, रिलीजिंग द वायरस, और वायरस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। मोस्ट नेक्ड वायरस आर रिलीज बाय लाइसिस सेल, और जो सारे जो नेक्स्ट वायरस होते हैं जिनके पास एनवलप नहीं होता, वो क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं कौन से प्रोसेस से, लाइसिस प्रोसेस से, ठीक है। और एक होता है हमारा अनदर प्रोसेस होता है बडिंग। सेल लाइसिस के अलावा भी हमारा प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस है हमारा क्या, वो हमारा प्रोसेस है बडिंग प्रोसेस है। क्या है, बडिंग प्रोसेस है। तो बडिंग प्रोसेस की बात करें तो वंस द न्यूक्लियोकैप्सिड इज असेंबल्ड, एक बार जब न्यूक्लियोकैप्सिड असेंबल हो जाता है, सम वायरसेस पुशेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब वो क्या होता है, खुद को पुश करने लगते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और फोर्सिंग अ पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन अराउंड द वायरन रिजल्टिंग देन इन एन एनवलप। अब फोर्स जब लगाते हैं मेम्ब्रेन के अराउंड तो क्या होता है, वायरन रिजल्टिंग इन एन एनवलप, वायरल क्या हो जाता है, वो एनवलप से एनवलप की तरह मतलब निकल आता है, एनवलप से निकल आता है, सॉरी एनवलप से निकल आता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है ना। इन दिस प्रोसेस द होस्ट सेल इज डिस्ट्रॉय, होस्ट सेल क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग रिलीज, बिकॉज द रप्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी रिपेयर्ड आफ्टर बडिंग हैज टेकन प्लेस। अब क्या होता है कि जब आपका छेद करके, मतलब एक छेद बना के वो जब निकल जाता है, आपका रप्चर हो जाता है, रप्चर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे छेद हो जाता है, कैन बी रिपेयर्ड आफ्टर बडिंग, कैन भी हो सकता है कि रिपेयर्ड हो जाए, बट कहीं कहीं पे होता है, और ज़्यादातर में होता है कि कुछ समय तक सेल वो जिंदा रहेगा, देन उसके बाद मर जाएगा। यानी देखिए लाइसिस के थ्रू निकल गया, अब बर्डिंग के थ्रू ये निकल रहा है, ये वाला जो आपका वायरस है, ये वाला वायरस आपका कहाँ से निकल रहा है, बर्डिंग के थ्रू निकल रहा है। बर्डिंग ये है आपका, बर्डिंग के थ्रू आपका बाहर आ गया, और ये वाला किससे निकल रहा है, ये लाइसिस प्रोसेस के थ्रू निकल रहा है, ये ना लाइसिस प्रोसेस के थ्रू निकल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये जो हमने बर्डिंग पढ़ लिया। देन उसके बाद क्या है, ये हमारा सेकंड पार्ट था इस वीडियो का। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन में, तो फर्स्ट पार्ट में हमने बायोसिंथेसिस पे ख़त्म करा था एट देन, और ये वाला हम बर्डिंग में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नए वीडियो की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। और रही बात कमेंट की, तो आपको कहीं भी समस्या आए, कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। तो ठीक है गाइस, इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तीसरे पार्ट में। बाय।